नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी YouTube चैनल जी गुरु जी। तो समास प्रकरण के बारे में भाग 1 बनाया हूं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया था, उसके कारण भाग 2 अभी बनाना पड़ रहा है। तो भाग 2 के अंतर्गत देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास को कर्मधारय समास भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों पद समान विभक्ति वाले होते हैं। इसमें विशेषण और विशेष्य तथा उपमान और उपमेय होते हैं। कहीं कहीं पर दोनों पद विशेषण और विशेष्य हो सकते हैं। अब जैसे पहले अव्ययी भाव समास में पढ़ाया था, उसमें प्रथम पद प्रधान होता था। उसके बाद तत्पुरुष समास पढ़ाया था, उसमें द्वितीय पद प्रधान होता था। अब यहां पर कर्मधारय में दोनों पद समान विभक्ति वाले हैं। समान विभक्ति वाले ना, आगे मैं उदाहरण में बताऊंगा। अब यहां पर विशेषण और विशेष्य की बात आ रही है, उपमान और उपमेय की बात आ रही है। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे या यह जानना चाहेंगे कि विशेषण और विशेष्य क्या है, उपमान और उपमेय क्या है। तो देखिए, इसको जानते हैं संज्ञा सर्वनाम को। फिर भी आपके जानकारी के लिए और बता देता हूं। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम जैसे राम, मोहन, कृष्ण, ये व्यक्ति का नाम हो गया। वस्तु के नाम में पुस्तक, पेन, अलमारी वस्तु का नाम हो गया। स्थान का नाम रायपुर, दिल्ली, लखनऊ आदि स्थान का नाम हो गया, उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम, राम संज्ञा है, लेकिन राम के बदले में राम न कहकर कहूंगा कि वह, तो वह जो है सर्वनाम है। जैसे राम रायपुर गया था। अब राम रायपुर गया था, राम संज्ञा है, तो मैं उससे क्या कहूंगा? वह, राम की जगह में वह कहूंगा, वह वहां गया था, तो वह जो है सर्वनाम है। ठीक है। उसी प्रकार तुम कहां गए थे, अब मैं बोलूंगा कि मोहन तुम कहां गए थे, तो मोहन संज्ञा हो गया। अब मोहन ना नाम लेकर के मैं बोलूंगा कि तुम कहां गए थे, तो तुम सर्वनाम हो गया। अब देखिए विशेषण। अब विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं जिस, है ना, उसे विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा राम सांवला है, तो राम संज्ञा है और सांवला जो उनकी विशेषता बता रहे हैं, सांवला, यह क्या है? विशेषण है। उसी प्रकार मोहन होशियार है, तो मोहन संज्ञा है और होशियार मतलब विशेषता बता रहे हैं, यह विशेषण है। विशेषण अब समझ गए। अब देखिए विशेष्य, तो जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, जिसकी। अब यहां पर समझिए, जिसकी मतलब संज्ञा ही आ गया। जिसकी विशेषता मतलब जैसे मैं बताया कि राम सांवला है, तो जिसकी मतलब राम की विशेषता बताई जा रहे हैं, तो राम संज्ञा हो गया और सांवला जो है विशेषण हो गया। और नीचे उदाहरण में बताऊंगा। उसी प्रकार उपमान और उपमेय। अब उपमान का अर्थ क्या होता है? उपमा। उपमा अलंकार आप हिंदी में पढ़े होंगे या सुने होंगे। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या किसी से समानता करना। जिससे तुलना या समानता हो उसे उपमान कहते हैं, और जिसके लिए तुलना हो उसे उपमेय कहते हैं। जिसके लिए। ठीक है। अब जैसे देखिए, यहां पर मैं एक उदाहरण बता रहा हूं विशेषण और विशेष्य का। यहां पे नाम आया है कृष्ण सर्पः। कृष्ण मतलब क्या होता है? कृष्ण, एक कृष्ण तो मोहन वाला कृष्ण हो गया, लेकिन यहां कृष्ण का अर्थ होता है काला, और सर्प मतलब सांप, तो सांप काला है, तो सर्प क्या है? विशेष्य है, क्योंकि सर्प विशेष्य मतलब संज्ञा आ गया और संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं। कृष्णा मतलब काला क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो ठीक है, जैसे मैं बताया ना कि सर्प कृष्ण, सांप क्या है? काला है। उसी प्रकार जैसे मैं बताया था कि राम सांवला है,
तो राम संज्ञा है और राम संज्ञा ही विशेष्य है और सांवला क्या है, विशेषण है, क्योंकि राम की विशेषता बताई जा रही है। उसी प्रकार अब यहां पर उपमान और उपमेय का उदाहरण देखिए। कमलम मुखम, यहां किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की। तो मुख क्या है, उपमेय है, और किससे तुलना की जा रही है, कमल की। तो वह कमल क्या है, उपमान है ना। जैसे कमल के समान मुख, या मुख की तुलना किससे कर रहे हैं, कमल से। कमल एक पुष्प होता है ना, उससे तुलना कर रहे हैं। या उसी प्रकार कह सकते हैं चंद्रमुखम, मुखः। अब यहां भी देखिए, मुख की तुलना चंद्रमा से कर रहे हैं, तो चंद्रमा क्या है, उपमान है, और मुख क्या है, उपमेय है। कर्मधारय समास का कुछ उदाहरण देखिए। महान पुरुष, महापुरुष। अब यहां विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। अब देखिए, महान पुरुष, पुरुष क्या हुआ, विशेष्य हुआ, क्योंकि पुरुष जो है संज्ञा है, और महान विशेषता बता रहे हैं किसकी, पुरुष की। तो महान जो है क्या है, विशेषण है। ठीक है। उसी प्रकार महत काव्यम, महाकाव्यम। काव्य क्या है, बड़ा है या महान है। तो यहां काव्य विशेष्य है और महत विशेषण है। ठीक है। उसी प्रकार महान जनः, महान यहां पर भी प्रयोग हुआ है, और जनः क्या है, विशेष्य। पुरुष और जनः ये विशेष्य है, याद रखिएगा। उसी प्रकार नीलम उत्पलम, उत्पल मतलब क्या होता है, कमल, और नीलम मतलब नीला है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, कमल की। तो कमल क्या है, विशेष्य हुआ, और नीलम, नीला मतलब विशेषण हुआ। उसी प्रकार यहां पर उपमान और उपमेय का प्रयोग हुआ है। देखिए, घन इव श्यामा, घन इव श्यामा। घन मतलब बादल, श्याम मतलब सांवला है, बादल श्याम की तरह काला। कौन, बादल। तो यहां पर देखिए, घन इव श्यामा, घन मतलब बादल, श्याम बादल की तरह काला है। तो उपमान और उपमेय। उसी प्रकार कर एक कमलम, कर कमलम। तो कर क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान। कर मतलब हाथ, और कमल मतलब पुष्प। तो हाथ जो है पुष्प के समान है, तो हाथ क्या हुआ, उपमेय, और कमल क्या हुआ, क्या हुआ, उपमान। उसी प्रकार कमल ए मुखम, कमल मुखम। तो यहां पे मुख क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है। उसी प्रकार उष्णम उदकम, उष्णोदकम। उष्ण मतलब गर्म, उदक मतलब जल, गर्म जल। तो यहां पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कृष्ण सर्पः, काला सांप। कृष्ण सर्पः, सांप क्या है, काला है। पीतमंबरम, वस्त्र क्या है, पीला है। तो विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। महान चासव देवः, देवों में महान। तो देव क्या है, बोलिए, यहां पे विशेष्य और महान विशेषण। उसी प्रकार नीलम कमलम, कमल नीला है। ठीक है। तो नीला क्या हुआ, विशेषण, और कमल क्या है, विशेष्य है। ये हुई आप लोगों का कर्मधारय समास। इसको याद रखिएगा, विशेषण, विशेष्य, उपमान और उपमेय। अब पढ़ेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, तो देखिए, जिस समास में दो या दो से अधिक पद प्रधान होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पद प्रधान हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि दो ही पद हो। अब इसका नियम है, पहला, इसमें सभी पद प्रधान होता है। सभी पद मतलब दो पद है तो दोनों पद प्रधान होगा। यदि तीन पद है,
तीनों पद प्रधान होगा, यदि 4 पद है तो चारों पद प्रधान होगा। दूसरा नियम है पदों के बीच में च का प्रयोग होता है। यहां पर जो बीच है उसमें च का प्रयोग होता है। च मतलब होता है और, जैसे माता च पिता च, तो यहां पे और का प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार तीसरा नियम है पूरा शब्द एक वचनांत हो जाता है, अर्थात जो शब्द है समास विग्रह के बाद एक वचन में हो जाता है। तो यहां पर उदाहरण देखिए, हेमंतश्च शिशिरश्च वसंताश्च। यहां पर देखिए हेमंत भी ऋतु है, शिशिर भी ऋतु है और वसंत भी ऋतु है, और तीनों पद प्रधान हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इसको जब हम समासीकरण करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, हेमंत शिशिर वसंताः। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, देखिए पत्रम च पुष्पम च फलम च। यहां 3 पद है और तीनों पद प्रधान है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। समासीकरण ये समास विग्रह हुआ, और ये समासीकरण पत्र पुष्प फलानी एक वचनांत हो गया है। देखिए शब्द में एक वचनांत है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हेमंतः च होगा, विसर्ग संधि, ठीक है, हेमंतश्च हो गया। इसी प्रकार शिशिरश्च का संधि विच्छेद करेंगे तो शिशिर धन च होगा, वसंता धन च होगा। तो आप जानते होंगे विसर्ग संधि में कभी कभी जो है प्रयोग इसका स अर्थात सर्वोत्ता का स भी लग जाता है और विसर्ग यहां पर नहीं लगता है। यदि विसर्ग करेंगे अलग करेंगे तो यहां पर विसर्ग लग जाएगा। उसी प्रकार देखिए सीता च रामः च, सीता रामौ। अब इसको हम यदि जोड़ना चाहेंगे तो सीताश्च भी हो सकता है, सीताश्च, रामश्च, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार सीतारामौ, पाणी च पादम च, पाणी पादव। पाणी मतलब हाथ होता है और पाद मतलब पैर, हाथ और पैर। उसी प्रकार धर्मः च अर्थः च, धर्मार्थव, दोनों पद प्रधान हैं। वागश्च अर्थश्च, वागर्थव, वाग मतलब होता है वाक, वाक मतलब वाणी, और अर्थश्च मतलब अर्थ, वाणी का अर्थ। फिर है भीमः च अर्जुनः च, भीमार्जुनौ, ठीक है। तो इसमें दोनों पद प्रधान हैं, समासीकरण है भीमार्जुनौ। आप लोग एक शेष द्वंद्व समास का नाम सुने होंगे। एक शेष द्वंद्व समास क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक शेष रहता है, एक ही का नाम इसमें आता है। जैसे पितरव है, पितरव बोलने से ऐसे लग रहा है कि सिर्फ पिता का नाम लिया जा रहा है, लेकिन यहां पर एक शेष है जो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखिए समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पिता च माता च। उसी प्रकार बालक, इसमें बालक और बालिका दोनों का यहां पर नाम आ रहा है, क्योंकि एक शेष है, बालिका का नाम शेष है। तो यहां पर देखिए बालकः च बालिका च। उसी प्रकार शिव, यहां पर शिव बोलने से शिव का नाम आ रहा है, लेकिन शिव का नाम बोलते तो शिव होता, लेकिन शिव बोला जा रहा है। तो यहां पर शिवः च शिवा च, शिव मतलब शंकर और शिवा मतलब पार्वती। उसी प्रकार रामौ, रामः च रमा च, राम और रमा मतलब सीता। इसमें ये जो एक शेष है, शिवा का नाम यहां पर शेष है, रमा का नाम, बालिका का नाम, माता का नाम, इसीलिए इसे एक शेष द्वंद्व समास कहा जाता है। अब पढ़ेंगे नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, नए का ही अर्थ हो रहा है नहीं, तो नहीं अर्थ वाले नए का जब दूसरे शब्द के साथ समास होता है तो उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। तो नए तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास का एक भेद है। जैसे कर्मधारय भी
तत्पुरुष समास का भेद है, वैसे ही नए तत्पुरुष समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो यहां पर देखिए नए तत्पुरुष समास का जो नियम है वो क्या है। तो पहला नियम है नए के बाद व्यंजन हो तो नए का अशेष रहता है। यदि नए के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है या शब्द आता है शुरू में तो वहां पर अशेष रहता है अर्थात अ लगता है। और यदि नए के बाद स्वर हो तो अर्थात नए के बाद मतलब न के बाद कोई स्वर हो तो अन हो जाता है। तो यहां पर उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे न ब्राह्मण है, न के बाद यहां पर ब्राह्मण तो ब व्यंजन वर्ण है, इसीलिए समस्त पद या समासीकरण अब्राह्मणा हो गया। देख रहे हैं, क्योंकि व्यंजन है इसलिए यहां पर अ का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार न प्रिय, यहां पर न के बाद क्या आया है प, तो प भी व्यंजन है इसलिए यहां पर अ का प्रयोग हुआ है अप्रिय। फिर यहां देखिए न संगति, स भी क्या है व्यंजन है तो यहां असंगति अ का प्रयोग हुआ है। अब देखिए न उपस्थित, अब यहां देखिए न के बाद क्या आया है स्वर, उ स्वर है तो यहां पर अन लग गया है, अनुपस्थित अन लगा है, अन उपस्थित अनुपस्थित। उसी प्रकार न आवश्यक, यहां पर देखिए न के बाद अ क्या आया है स्वर, इसलिए यहां पर अन लगा है अनावश्यक अनावश्यक। उसी प्रकार फिर देखिए न उचितम, न के बाद उ आया है तो यहां पर क्या हो गया अनुचितम, यहां भी अन लग गया। तो देख रहे हैं इसको एक बार, है ना, पुनः देखिए न के बाद यदि व्यंजन आता है तो अ लगता है और न के बाद यदि स्वर आता है तो अन लगता है। ये हुई आप लोगों का नए तत्पुरुष समास। प्रिय विद्यार्थियों, यह वीडियो लंबा हो रहा है और इसके कारण और बाकी जो 2 समास है उसका एक और वीडियो बनाना पड़ रहा है, भाग 3। आप जो है वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आगामी मेरा वीडियो रहेगा भाग 3, उसमें 2 समास का उल्लेख रहेगा। एक तो है दीर्घो और बहुब्रीहि। धन्यवाद।